मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जनहित मतलब जनता से जुड़ा हुआ शो, और कल सुबह के बड़े अखबारों के पहले पन्ने की हर बड़ी खबर अगले 1 घंटे में आप देखने वाले हैं जनहित में मेरे साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज का सिलसिला, और सबसे पहले रखते हैं खबरों का मेन्यू आपके सामने। दिखाते हैं कौन कौन सी खास खबरें छांटकर हमने आज आपके लिए तैयार की हैं अपनी रिपोर्ट में। सबसे पहली बड़ी खबर, गंगा जल की शुद्धता को लेकर बवाल फैला हुआ है। आपको बताते चले, केंद्र की रिपोर्ट का हवाला बनाकर अखिलेश यादव ने जबरदस्त तरीके से योगी सरकार के ऊपर वार किया है। योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार किया है, लेकिन इन सबके बीच केंद्र की गंगा जल को लेकर रिपोर्ट अलग और यूपी सरकार की रिपोर्ट अलग। ये भला कैसे हो सकता है, आज इसका करने वाले हैं विश्लेषण। वहीं आपको बताते चले, महाकुंभ अब अपने आखिरी दौर में धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। 55 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक संगम नगरी में डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन महाशिवरात्रि के मौके पर भारी भीड़ एक बार फिर से उमड़ रही है। ऐसे में आखिरी दौर की तैयारियों को लेकर क्या किए गए हैं इंतजामात, ताकि मौनी अमावस्या जैसी स्थिति पैदा नहीं होने पाए, उसकी पूरी रिपोर्ट रखेंगे आपके सामने। राजधानी दिल्ली की भी बात होगी। आपको बताते चले, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनने के बाद से लगातार एक्शन में है। कई कामकाज आज उन्होंने किए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा मोहल्ला क्लिनिक के नाम को बदलने का। इसको लेकर कैसे अब मुख्यमंत्री आगे बढ़े हैं, और सड़क पानी को लेकर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों को क्या आगे आने वाले वक्त में कोई बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है, इसके बारे में भी आपको खबर देने वाले हैं। रुख करेंगे अमेरिका का। आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने जो बाइडेन पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम लेते हुए यह हवाला दिया है कि उनकी ओर से मोदी सरकार को हराने की कोशिश की गई, और बाकायदा भारत के खिलाफ जो चुनाव थे उसको प्रभावित करने के लिए कई दलों को लगा दिया गया था। इसको लेकर ट्रंप ने और क्या क्या किया, जिसके बाद देश के भीतर की राजनीति गरमाई हुई है, और जो बाइडेन ने वास्तव में मोदी को हराने का क्या कोई प्लान तैयार किया था, पूरी खबर कुछ ही देर में रखेंगे आपके सामने। और आज एक बेहद दिलचस्प खबर सामने आई है। मराठी साहित्य सम्मेलन का कार्यक्रम था, जिसमें शरद पवार की मौजूदगी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे। दोनों ने जिस गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से मुलाकात की है, महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। मैं मुंबई में यहां पर मौजूद हूं, और चारों तरफ इस वक्त इन्हीं तस्वीरों की चर्चा हो रही है। इस तस्वीर के मतलब मायने समझने की और समझाने की करने वाले हैं कोशिश। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जनहित की, और सबसे पहले बात करेंगे प्रयागराज की। आपको बताते चले, धीरे धीरे करके अब वो समय करीब आ रहा है जब प्रयागराज में महाकुंभ का समापन होगा। लेकिन गंगा जल को लेकर केंद्र की जो रिपोर्ट सामने आई है, उसने पूर्व सीएम समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को योगी सरकार पर वार करने का मौका दे दिया है। सनातन धर्म में गंगा जल का बेहद महत्व होता है। कोई भी अनुष्ठान बिना गंगा जल के संपन्न नहीं होता है, लेकिन उसी गंगा जल की शुद्धता को लेकर केंद्र की जो रिपोर्ट सामने आई है, उसने बहुत सारे सवालों को जन्म दिया है। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट गंगा जल को लेकर इतर क्यों है, इसको लेकर यूपी की सियासत किस तरह से गरमाई हुई है, और दिल्ली से लेकर यूपी तक के बीजेपी के नेता कैसे बचाव की मुद्रा में आ गए हैं, उसको बताती हुई जनहित की कवर स्टोरी देखिए। संगम का जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। संगम में जो पानी है, त्रिवेणी में जो पानी है, वो स्नान करने लायक भी नहीं है। कुंभ महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। कि लखनऊ वाले दिल्ली वालों को भी सनातनी नहीं मानेंगे। संगम, जिसका अर्थ ही अलग अलग धाराओं का मिलन हो जाना है, लेकिन संगम के इसी तट पर फिलहाल 2 सियासी विरोधियों का बवाल मचा हुआ है। एक तरफ है सीएम योगी और दूसरी तरफ अखिलेश यादव। महाकुंभ में अब तक करीब 60 करोड़ सनातनी स्नान कर चुके हैं, जिसमें सीएम योगी और खुद अखिलेश यादव शामिल हैं। लेकिन 1 महीने बाद अखिलेश यादव ने दावा किया है कि संगम का पानी स्नान करने लायक नहीं है। अगर दिल्ली वाले ये कह रहे हैं कि जो गंगा का पानी है, संगम में जो पानी है, त्रिवेणी में जो पानी है, वो स्नान करने लायक भी नहीं है। अगर हम दिल्ली वालों की बात माने, तो ये बात हम मान के चलें कि लखनऊ वाले दिल्ली वालों को भी सनातनी नहीं मानेंगे। दिल्ली से अखिलेश का अर्थ केंद्र सरकार से है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट को आधार बनाकर समाजवादी पार्टी महाकुंभ के पानी को स्नान लायक नहीं बता रही। सीपीसीबी ने एनजीटी को संगम घाट की रिपोर्ट सौंपी, जिसमें संगम के पानी में फेकल कॉलिफॉर्म यानी मलमूत्र की मात्रा काफी बताई गई।
संगम में करोड़ों लोगों के नहाने की वजह से फेकल कॉलिफॉर्म बढ़ने की बात कही गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की इस रिपोर्ट का जिक्र शिवपाल यादव ने 19 फरवरी को विधानसभा में किया, तो जवाब देने खुद सीएम योगी आए थे। प्रयागराज के संदर्भ में जो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि 12, 16, 20, 25, 30 जनवरी, 5, 10 और 13 फरवरी को जो सैंपल के परीक्षण लिए गए हैं उसमें संगम नोच पर फीकल कॉलिफॉर्म की मात्रा मानक के अनुरूप पाई गई है। ये उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है जो 2500। यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी एनजीटी के सामने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिस पर एनजीटी संतुष्ट नहीं हुआ और कई सख्त सवाल किए। अब उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई रिपोर्ट दाखिल करेगा, जिस पर 28 फरवरी को सुनवाई होनी है। श्री अखिलेश यादव जी स्वयं गंगा, यमुना, सरस्वती के पवित्र संगम में डुबकी लगा करके आए हैं। हर दिन जैसे कोई गिद्ध दृष्टि लगाए रहे, कोई अनहोनी हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए और उनको राजनीतिक मुद्दा मिल जाए, इसलिए वो दुष्प्रचार करते रहे, अफवाह फैलाते रहे और एक गैर जिम्मेदार, उनको मैं सांसद भी कहूँगा, एक दल का उनको अध्यक्ष भी कहूँगा, प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री भी कहूँगा। लेकिन इन अलग अलग रिपोर्ट से विरोधी डबल इंजन सरकार में तालमेल न होने की बात कहने लगे। हालांकि आज ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल संगम नगरी पहुंचे, परिवार के साथ संगम किनारे स्नान किया, योगी सरकार की तारीफ की। मां गंगा को मोक्षदायिनी कहा जाता है। कहा जाता है कि पवित्र स्थान से ताप शाप सब दूर हो जाता है और इसी वजह से बड़ी तादाद में लगातार बीते 40 दिनों से लोग गंगा मैया के आचमन के लिए निकल पड़े हैं और जाकर वहां पर डुबकी लगा लेना चाहते हैं। 55 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा संगम नगरी में पार कर चुका है। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि महाकुंभ समाप्त होने के 5 दिन के पहले ये जो रिपोर्ट सामने आई है उसने क्या यूपी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिसको लेकर बड़े बड़े दावे अब तक किए जाते रहे हैं। उस पर केंद्र की ये रिपोर्ट आखिर क्या कहती है, इस रिपोर्ट के भीतर किन किन सवालों को जन्म दिया गया है और इस रिपोर्ट को लेकर अब यूपी सरकार अपनी रिपोर्ट के जरिए आगे बढ़ने की किस तरह से कोशिश कर रही है, दोनों रिपोर्ट का विश्लेषण देखिए। देश के राष्ट्रपति, देश के उपराष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम बड़े नेता, अभिनेता, हजारों वीवीआईपी और इन सब के पहले और बाद में लगभग 60 करोड़ सनातनी। क्या महाकुंभ से ये सब पुण्य की जगह बीमारी लेकर लौटे हैं? मोक्षदायिनी गंगा और पवित्र यमुना पर त्रिवेणी संगम में रोगदायिनी होने का ठप्पा उस वक्त लगाया जा रहा है जब महाकुंभ समापन की ओर है और मानकर चले कि इन आखिरी 5 दिनों में अभी और 5 करोड़ लोगों को यहाँ डुबकी लगानी है। तो जानिए कि महाकुंभ में पुण्य फले या बैक्टीरिया और बीमारी लेकर घर चलने वाला ये एंगल आखिर कहां से आया। सीपीसीबी यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एनजीटी में रिपोर्ट दाखिल की। उसने 12 से 20 जनवरी तक प्रयागराज में 73 जगह सैंपल लिए। अधिकतर सैंपल में फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया ज्यादा मिला। 20 जनवरी को संगम के गंगा जल में बैक्टीरिया 20 गुना ज्यादा था। 81 में से 44 नालों का पानी बिना ट्रीटमेंट सीधे नदी में जा रहा था। कुंभ सिटी के 1.5 लाख टॉयलेट का पानी भी नदी में पहुंच रहा है। यानी सीपीसीबी की रिपोर्ट माने तो लोग प्रदूषित जल में स्नान करके गए हैं। मुमकिन है फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया की चपेट में आकर बुखार, पेट खराबी, स्किन एलर्जी से जूझ रहे हों। लेकिन एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यूपी की राज्य सरकार का भी है, जिसने सीपीसीबी की रिपोर्ट को बकवास बता दिया। यूपी पीसीबी ने एनजीटी में 549 पेज की रिपोर्ट दी। उसमें बताया 9 जनवरी को नदी में फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया 2200 यूनिट था। डाइल्यूट ऑक्सीजन और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मानक है। सिर्फ एक जगह शास्त्री पुल के नीचे फीकल कॉलिफॉर्म बढ़ा हुआ मिला। 3 नाले सूखे हैं, बाकी नालों से ट्रीटमेंट के बाद ही पानी छोड़ा जा रहा है। नदी में कहीं भी कचरा नहीं जाने दिया जा रहा, निगरानी की जा रही है। यूपी पीसीबी ने सवाल उठाए कि कहीं सीपीसीबी ने जानबूझकर ऐसी जगहों से ही सैंपल तो नहीं लिए जहां पानी गंदा था। इस पर उसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की फटकार पड़ गई। इतना प्रदूषित होने के बावजूद 55 करोड़ लोगों ने स्नान किया और किसी के बीमार होने की कोई भी या किसी रोग की जो है कोई सूचना नहीं आ रही है। ऐसी स्थिति में एज ए साइंटिस्ट हमारा अपना मानना है कि जो प्रदूषण नियंत्रण के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं,
इन पर पुनः विचार किया जाना चाहिए। कुंभ शुरू होने से पहले भी सरकारी रिपोर्ट आई थी कि पानी आचमन योग्य और उसके जो है स्नान योग्य नहीं है, रोगकारी है। तो उसी समय मैंने वाटर सैंपलिंग की थी और मुझे ऐसे कोई अवयव उसमें नहीं मिले जिसको मैं कह दूं कि ये हेल्थ के लिए खतरनाक है। लेकिन धर्म संकट अब उन सनातनियों के सामने है जो डुबकी लगाने अब भी पहुंच रहे हैं। वो किस रिपोर्ट को सही माने? पहली रिपोर्ट है कि संगम का पानी स्नान के योग्य नहीं है। दूसरी रिपोर्ट कहती है स्नान तो क्या, आचमन भी आराम से कर सकते हैं। केंद्र की रिपोर्ट कहती है संगम में नालों का पानी जा रहा है। यूपी की रिपोर्ट कहती है ट्रीटमेंट करके ही पानी छोड़ा जा रहा है। पहली रिपोर्ट कहती है फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया बीमार कर देगा। दूसरी रिपोर्ट कहती है बैक्टीरिया की मात्रा मानक से कम है। शोधित जल आ रहा है, उसको हम इस बोतल में भरते हैं और तब आपको दिखाते हैं कि ये किस तरीके का पानी है और इसका रंग किस तरीके से आ रहा है। ये देखिए, ये हमने पानी भरा है, ट्रांसपेरेंट बोतल है और इस ट्रांसपेरेंट बोतल में आपको कहीं भी पानी का रंग जो है वो पूरी तरीके से पारदर्शी ही नजर आ रहा होगा, कहीं मटमैला नहीं है। इतना साफ है कि जितना आप मिनरल वाटर लेते हैं उसका जो कलर होता है वही पानी यहाँ पर जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि जिस पानी को हमने आपके सामने कैमरे पर भरा, जिसका सैंपल लिया, जिसे हमने पिया है, खुद हमने इसका पान किया है। हालांकि आस्था जब अपने उफान पर होती है तो वो कोई रिपोर्ट नहीं देखती, वो विज्ञान नहीं विश्वास के सहारे आगे बढ़ती है। इसलिए रिपोर्ट आने और उस पर 2 दिन तर्क कुतर्क छिड़ने के बावजूद आज भी प्रयागराज में 1 करोड़ से ज्यादा डुबकी लगी। इसमें कोई प्रकार की बदबू नहीं है, ना ही कोई, और मैंने आचमन भी किया है और मैंने मुंह में भी इसको पान किया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मटमैला पानी नहीं है, बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल क्लीन है। कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा, लेकिन सनातन धर्म को मानने वाले लोग इस पर विश्वास नहीं कर रहे, बल्कि वो तो गंगा नदी में जाकर वहीं पर मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं। यही कारण है कि भारी भीड़ देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार प्रयागराज का रुख कर रही है। यूपी बिहार की ट्रेनों में ज्यादा भीड़ देखी जा रही है, लेकिन इसने रेलवे की व्यवस्था को लेकर किस तरह से कई सवालों को जन्म दिया है और चारों तरफ कितनी ज्यादा भीड़ मौजूदा वक्त में शिवरात्रि के ठीक पहले देखने को मिल रही है, अब उसको बताती हुई हमारी अगली रिपोर्ट देखिए। करीब 60 करोड़ श्रद्धालु संगम नगरी में स्नान कर चुके हैं। पहले महाकुंभ में भगदड़ की घटना हुई, फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची और अब संगम के पानी को स्नान लायक नहीं बताया जा रहा। बावजूद इसके श्रद्धालुओं का सैलाब बेखौफ होकर संगम किनारे आस्था की डुबकी लगा रहा है। बहुत पवित्र पानी है और बहुत हमें आनंद आया है, ऐसी कोई बात नहीं है। गंगा का पानी बहुत पवित्र है, वो कोई कभी गंदा नहीं हो सकता। देखने में हो सकता है, लेकिन स्नान करने में या डुबकी लगाने में ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता। महाकुंभ आखिरी दौर में है, करीब हफ्ते भर का वक्त बचा है। सनातन के इस पर्व का साक्षी बनने के लिए श्रद्धालु बेताब हैं। तस्वीरें बिहार के नवादा की हैं, जहां प्रयागराज जाने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा है। यात्री उतर नहीं पा रहे हैं, उससे पहले ही खचाखच भरी ट्रेन में घुसने की होड़ मची है। ट्रेन में खड़े होने की जगह नहीं मिली तो जान जोखिम में डालकर लटक कर सफर कर रहे हैं। नवादा की तरह ही सासाराम रेलवे स्टेशन का भी हाल ऐसा ही है। प्रयागराज जाने वाली ट्रेन में चढ़ने के लिए बेखौफ होकर ट्रेन की पटरियां पार कर रहे हैं और ट्रेन में जगह नहीं है तो सीढ़ियों पर ही लटक कर जा रहे हैं। बावजूद इसके कई श्रद्धालु प्रयागराज नहीं पहुंच पा रहे। ये तस्वीर पटना रेलवे स्टेशन की है। रिजर्वेशन के बावजूद बुजुर्ग और महिलाएं ट्रेन में नहीं चढ़ पा रही हैं। भीड़ ही इतनी है कि अंदर घुसने का रास्ता नहीं मिल पा रहा। कोई गाड़ी में नहीं चढ़ पा रहे हैं। क्यों नहीं चढ़ पा रहे? ये इन लोग की वजह से, थोड़ा उम्र है, हम लोग ढूक नहीं पा रहे भीड़ के वजह से। सारी गाड़ी नहीं चढ़ने नहीं पा रहे, इतना भीड़ है, हम लोग चढ़ नहीं पा रहे हैं। रिजर्वेशन नहीं है? रिजर्वेशन था। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ कुंभ का समापन है। बस से लेकर ट्रेन और हवाई सफर मुश्किल है। इन सब परेशानियों के बावजूद श्रद्धालु कुंभ के साक्षी बन रहे हैं। पवित्र स्नान के बाद अनुमान जताया जा रहा था कि कुंभ में भीड़ कम होगी, लेकिन श्रद्धालु तो मानो पवित्र स्नान के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। विज्ञान तथ्य और तर्क पर टिका होता है, लेकिन जहां पर आस्था होती है वो इन तमाम पीछों को
चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ जाती है। यही कारण है कि भारी भीड़ अलग अलग स्टेशनों पे लगातार आप देख रहे हैं। लेकिन ये जो दो अलग अलग रिपोर्ट सामने आई है, अच्छा होता अगर केंद्र की और यूपी की रिपोर्ट एक साथ कम से कम ताल मिलाकर आगे की ओर आती। कंफ्यूजन की ये जो स्थिति गंगा की स्वच्छता को लेकर पैदा हुई है, उस पर कम से कम रोक लग पाती। सवाल ये भी है कि अब तक तकरीबन 60 करोड़ के आसपास आंकड़ा होने जा रहा है। जब प्रयागराज में लोगों ने महाकुंभ में डुबकी लगा दी है, उस समय इस तरह की रिपोर्ट आने से क्या वास्तव में आगे आने वाले वक्त में आप गंगा को स्वच्छ कर पाएंगे? कुल मिलाकर कंफ्यूजन की एक स्थिति है जिसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। प्रदेश और देश की सियासत इसको लेकर आगे बढ़ रही है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये जो बाकी दिन महाकुंभ के बचे हुए हैं उसमें गंगा की निर्मलता और स्वच्छता का पूरा ध्यान दे सरकार। आगे की ओर बढ़ते हुए और आपको बताते चले, महाकुंभ में स्नान करने वालों का आंकड़ा तकरीबन 60 करोड़ के आसपास पहुंच रहा है। अब कल और परसों का दिन, चूंकि शनिवार और रविवार का दिन है, जो प्रशासन के लिए बड़ी चुनौतियां लेकर आने वाला है और इसको लेकर किस तरह की तैयारी प्रयागराज में की गई है, क्योंकि हर शनिवार और रविवार के दिन हमने देखा है भारी भीड़ महाकुंभ का रुख करती है और उसके बाद सुरक्षा के तमाम दावे धता बता देती है। लेकिन पुरानी गलतियों से सीख लेते हुए यूपी की योगी सरकार ने इस बार क्या किए हैं प्रबंध, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ का आखिरी वीकेंड, इसके लिए अधिकारी तैयार हैं, कर्मचारी तैयार हैं। तैयार है महाकुंभ मेले का वो क्षेत्र जहां करोड़ों लोग महाकुंभ के आखिरी वीकेंड स्नान के लिए आएंगे। मेला वाले क्षेत्र में भीड़ की कोई सीमा नहीं। महाकुंभ को शुरू हुए 40 दिन हो चुके हैं। महाकुंभ में आज भी 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगाई है। ये लगातार 7वां दिन है जब महाकुंभ में रोजाना गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ने 1 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। महाकुंभ में अभी भी 5 दिनों का वक्त बाकी है। सैटरडे और संडे यानी शनिवार और रविवार का वीकेंड बाकी है। वीकेंड में अगर उम्मीद के मुताबिक लोग आ गए तो संगम में नहाने वालों का आंकड़ा 65 करोड़ के पार तक जा सकता है। वीकेंड स्नान में कहीं भी जाम न लगे, गाड़ियां धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ती रहें, इसके लिए क्या व्यवस्था है, खुद यूपी के डीजीपी से सुनिए। नहीं, हम लोगों ने पहले से और बेहतर व्यवस्था की है। हम लोगों ने जो आने वाले जितने भी मार्ग हैं प्रयागराज की तरफ, उस पर वरिष्ठ अधिकारियों को लगाया है, उसमें सेक्टर जोन डिवाइड किया है। सर, लास्ट वीकेंड पर ट्रैफिक जाम ना हो, इसके लिए क्या है? इसी के लिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि बेहतर सुविधाएं देना और बेहतर यातायात प्रबंधन करना। त्रिवेणी के पवित्र जल तक पहुंचने की जद्दोजहद तो भारी है, कहीं तकलीफ कहीं लाचारी है, लेकिन वहां पहुंचने का सुकून ऐसा है कि लोग खुद को रोक नहीं पा रहे। महाकुंभ के समाप्ति को अब सिर्फ 5 दिनों का समय बचा है। महाकुंभ का ये आखिरी दौर है, लिहाजा आम आदमी के साथ खास लोग भी लगातार महाकुंभ पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत कई वीवीआईपी पहुंचे। 25 के आसपास आज वीवीआईपीज ने जाकर गंगा नदी में डुबकी लगाई है और गंगा मैया से आशीर्वाद की कामना की है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। महाकुंभ के आखिरी हफ्ते में आम श्रद्धालुओं के साथ खास लोगों ने भी संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाई। हिमंता बिस्वा शर्मा अपने पूरे परिवार के साथ प्रयागराज पहुंचे थे। वैसे मौका तो धार्मिक था, लेकिन हिमंता और शुवेंदु अधिकारी दोनों ने यहां ममता बनर्जी के कुंभ पर दिए विवादित बयान का जवाब भी दिया। मैं तो उनको भी निवेदन करूंगा कि आइए, डुबकी लगाइए, पश्चिम बंगाल का लोगों का कल्याण के लिए आके यहाँ एक बार स्नान कीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक सनातन विरोधी पार्टी है। हमारी आस्था की महाकुंभों का अपमान नहीं सहेगी हिंदुस्तान। हिंदू जनता अगले साल विधानसभा चुनाव में अच्छे तरीके से ममता को सबक सिखाएगी। चाहे राजनेता हो, राज्यपाल हो, राज्यसभा सांसद या किसी राज्य के मंत्री, आज महाकुंभ में 25 से ज्यादा वीआईपीज ने स्नान किया है। महाकुंभ में आए आम श्रद्धालुओं को 10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है, जबकि उनका आरोप है कि वीआईपीओं की गाड़ी संगम तट तक पहुंच रही है। महाकुंभ में आए कई श्रद्धालु आरोप लगाते रहे हैं कि पहले दिन से लेकर आखिरी हफ्ते तक वीआईपी मूवमेंट की वजह से उन्हें एक्स्ट्रा चलना पड़ा।
महाकुंभ के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों ने सोशल मीडिया को अपना हथियार बना रखा है। कई ऐसे फेक वीडियोस हैं जो लगातार वायरल किए जा रहे हैं। इनमें से कुछ आपत्तिजनक वीडियोस भी तैयार किए गए हैं कुछ ऐसे लोगों की ओर से जो मेला क्षेत्र के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। अब उन पर नकेल कसने की यूपी पुलिस ने कर ली है पूरी तैयारी। महाकुंभ में महिलाओं के स्नान का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर पैसे कमाने की नीयत रखने वाले लोग अब बस ये मना ले कि वो यूपी पुलिस की पकड़ में ना आए, क्योंकि अगर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया तो जिंदगी जहन्नुम कर देगी। पुलिस ने साफ कर दिया, वीडियो बनाने वालों के साथ खरीदने वालों की भी उल्टी गिनती चालू है। एक्शन होगा, गिरफ्तारियां होंगी और जिसने ऐसे वीडियोस खरीदे हैं या ऐसे वीडियोस बेचे हैं उन पे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उन्हें सूचीबद्ध किया जा रहा है। महाकुंभ में महिलाओं के अमर्यादित वीडियो बनाने और बेचने के केस में पुलिस ने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की आईडी को चिन्हित किया है। आस्था के महापर्व के दुश्मन सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। कई तो ऐसे भी लोग हैं जो फेक वीडियो फैलाकर लोगों को डरा रहे हैं। पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो को डाला गया ये कह के कि ये कुंभ क्षेत्र का वीडियो है, उसमें एफआईआर हुई है। उसमें करीब 26 जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, प्रोफाइल्स, उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। सोशल मीडिया से जुड़े अपराधों पर कार्रवाई के लिए पुलिस ने 12 एफआईआर दर्ज की हैं। कुल 103 सोशल मीडिया अकाउंट पुलिस के रडार पर आ गए। अब बस इंतजार है उनकी गिरफ्तारी का। आगे बढ़ते हुए अब आपको अमेरिका से आई एक बड़ी खबर पर देश की सियासत किस तरह से गरमाई हुई है उसकी देते हैं जानकारी। ट्रंप ने आरोप लगाया कि जो बाइडेन सरकार ने भारत के चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की, जिसको लेकर बीजेपी अब कांग्रेस पार्टी पर पूरी तरह से आक्रामक है, ये कहते हुए कि भारत विरोधी तत्वों का सहारा लेकर कांग्रेस 2024 का चुनाव जीतना चाहती थी। तो कांग्रेस पार्टी की ओर से भी पलटवार किया गया है। कुल मिलाकर अगर आप इस खबर को देखेंगे तो एक दूसरे को अमेरिका का एजेंट बताने की कवायद चल निकली है। लेकिन इन सब के बीच क्या वास्तव में अमेरिका का रोल था ताकि मोदी सरकार देश के भीतर हार जाए? ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर पिछले साल 4 जून की है, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी अपने बूते बहुमत से चूक गई। लेकिन बतौर गठबंधन एनडीए सरकार बनाने का जादुई आंकड़ा हासिल करने में कामयाब रहा। नतीजे बीजेपी की उम्मीद से उलट आए। देश के तमाम पॉलिटिकल पंडितों ने अपने अपने हिसाब से इसकी वजहें गिनाई। लेकिन 2 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में 2024 के चुनावी नतीजों पर बहुत बड़ा दावा किया। And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Well, we ought to tell the Indian government, because when we hear that. अब ट्रंप के इस दावे पर भारत में सियासी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी के मुताबिक ये फंडिंग कांग्रेस और राहुल गांधी ने हासिल की, जिसका मकसद नरेंद्र मोदी को हराना था। मोदी जी से नफरत करते करते वो अब भारत से नफरत करने लगे, यहां के नागरिकों से वो नफरत करने लगे। मोदी जी को वो अपनी क्षमता से, जो उनकी लोकप्रियता बची नहीं है, उससे हरा नहीं सकते, इसलिए विदेशी ताकतों का वो सहारा लेते हैं। आरोप लगा तो कांग्रेस ने भी सफाई दी और पूछा कि क्या मोदी के अमेरिकी दौरे का मकसद भी कांग्रेस सरकार को गिराना ही था? ये देखिए, मोदी साहब घूम रहे हैं विदेशों में। ये किसके पैसे से स्टेट डिपार्टमेंट में गए थे? ये अमेरिका ने पैसा दिया था। क्या ये एजेंट हैं? क्या ये उस वक्त से ट्रेनिंग लेने गए थे कि कैसे मनमोहन सिंह जी की सरकार को अस्थिर करना है, कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करना है? आरोप प्रत्यारोप में शब्दों की लक्ष्मण रेखा भी लांघी गई। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे को अमेरिकी एजेंट साबित करने में जुटे हैं। दरअसल हालिया विवाद के सूत्रधार ट्रंप हैं, जिन्होंने पिछली बाइडेन सरकार में $21 मिलियन की फंडिंग से भारत की चुनावी प्रक्रिया में खलल डालने और इशारों में नरेंद्र मोदी को हराने की कोशिश का आरोप लगाया है। इस पर अब भारत के विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। Seen information that has been put out by the US administration regarding certain USAID activities and funding. These are obviously very deeply troubling. This has led to concerns about
foreign interference in India's internal affairs. लेकिन अब $21 मिलियन वाली अमेरिकी फंडिंग में बड़ा झोल भी सामने आया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये रकम भारत के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए मुहैया कराई गई थी। रात के 9:30 बज चुके हैं और वक्त हो चला है जनहित स्पेशल का। राजधानी दिल्ली में रेखा राज की शुरुआत हो गई है। जब से रेखा गुप्ता ने शपथ ली है तभी से मैडम चीफ मिनिस्टर पूरी तरह से एक्शन में है और इसी एक्शन का आज दूसरा दिन दिखा, जहां मोहल्ला क्लिनिक के नाम को बदलने की कवायद शुरू हो गई है। तो सड़क, पानी, बिजली को लेकर भी आगे आने वाले वक्त में क्या दिल्ली वालों को कुछ बड़ी राहत दी जा सकती है? अब दिल्ली में किस तरह से बीजेपी की सरकार फ्रंट फुट पर आकर पूरी तरह से एक्शन में है, उसको बताती हुई हमारी ये जनहित स्पेशल की रिपोर्ट देखिए। वक्त सुबह के 7:30 बजे, जगह दिल्ली का शालीमार बाग। सेल्फी नंबर 1, सेल्फी नंबर 2, सेल्फी नंबर 3, सेल्फी नंबर 4। इसके बाद भी सेल्फी का सिलसिला चलता रहा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ तस्वीर लेने की होड़ सी मची हुई दिखती है। मुख्यमंत्री भी किसी को निराश नहीं कर रही, बीच बीच में सेल्फी के लिए खुद भी मोबाइल संभाल ले रही हैं। कुछ लोग बुके लेकर पहुंचे तो कुछ लोग सम्मान में शॉल लेकर आए। जिसकी जो श्रद्धा है वो लेकर सीएम को शुभकामनाएं देने पहुंचे थे। शपथ के बाद सीएम की ये पहली सुबह थी, लिहाजा पूरा माहौल सेलिब्रिटी वाला था। मेल मिलाप का दौर खत्म हुआ तो सीएम मीडिया से मुखातिब हुई। विपक्ष को जवाब देते हुए कह दिया कि दिल्ली वालों से जो कमिटमेंट कर रखा है वो पूरा करेंगे। इन्हें तो अपने सारे कमिटमेंट्स याद हैं। पहले दिन ही हम यमुना माई के घाट पे जा कर के यदि प्रण को अपने याद कर रहे हैं तो उन्हें क्या तकलीफ है भाई? हमने अपनी कमिटमेंट्स बार बार दोहरा रहे हैं, मन में दोहरा रहे हैं, कैबिनेट में कर रहे हैं, सारी चीजों पे एक भी कमिटमेंट हमारी अधूरी नहीं रहेगी। 100% दिल्ली के जनता के लिए हमने जो कहा है वो हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुवार को कैबिनेट में 2 एजेंडों पर मुहर लगी। पहला, केंद्र की आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू करने का फैसला हुआ। दूसरा, सीएजी की पेंडिंग 14 रिपोर्ट को सदन में रखने को कैबिनेट ने मंजूरी दी। 10 लाख रुपए का लाभ सीधा सीधा हमने आयुष्मान को दिल्ली को पहली कैबिनेट की मीटिंग पहले दिन शपथ लेते ही दिया है। ये कोई लोग नहीं है, इन्हें कोई अधिकार नहीं है हमसे प्रश्न करने का। इन्हें अपना गिरेबान झांक के देखना चाहिए। दिल्ली की चिंता अब हम करेंगे। आपकी सरकार में मोदी सरकार की आयुष्मान योजना लागू नहीं हो पाई थी। अब रेखा सरकार ने मोदी के हेल्थ मिशन को दिल्ली की जमीन पर उतारने का फैसला ले लिया है। दिल्ली में 1 लाख लोगों के जन आरोग्य कार्ड बनाए जाएंगे। रेखा सरकार के इस फैसले पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पोस्ट करते हुए लिखा, मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। आयुष्मान भारत योजना को पहली कैबिनेट बैठक में लागू करने के निर्णय के लिए दिल्ली सरकार का अभिनंदन। एक अहम फैसले में शपथ के दूसरे दिन ही नई सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के निजी स्टाफ की सेवाएं रद्द कर दी हैं। वहीं पहले की सरकार में जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को दूसरे विभाग में नियुक्त किया गया था, उन्हें तत्काल अपने मूल विभाग में रिपोर्ट करने को कहा गया है। एक्शन में दिख रही रेखा दोपहर करीब 12 बजे सचिवालय पहुंची। पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जरूरी दिशा निर्देश दिए। ताबड़तोड़ फैसलों के बीच सीएम रेखा गुप्ता ने बड़े नेताओं से मिलने का समय भी निकाल लिया। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। रेखा सरकार दिल्ली में केजरीवाल के समय से चल रहे मोहल्ला क्लिनिकों के नाम बदलने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने मीटिंग कर पूरी जानकारी ली है। 100 दिन में हवा पानी बदलने का भरोसा दिया है। लोगों को के जो विश्वास को धोखा देने वाले मोहल्ला क्लिनिक के बहाने आम आदमी पार्टी का, हम उसकी जांच भी करेंगे और जांच में कुछ सत्य पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई भी करेंगे। दिल्ली की जनता को जितनी अच्छी सुविधा दे सके उसके ऊपर पूरा प्रयास रहेगा और 100 दिन के अंदर दिल्ली आपको बदलती हुई दिखेगी। 24 फरवरी से विधानसभा का सत्र शुरू होगा। पहले दिन विधायकों की शपथ से लेकर स्पीकर के चुनाव तक की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक
विजेंद्र गुप्ता स्पीकर होंगे, मोहन सिंह बिष्ट डिप्टी स्पीकर होंगे, अरविंदर सिंह लवली प्रोटेम स्पीकर हो सकते हैं। 25 फरवरी को ही सदन में सीएजी की रिपोर्ट रखी जाएगी। ये वो रिपोर्ट है जिसका जिक्र चुनाव के दौरान खूब हुआ था। बीजेपी ने वादा किया था कि सत्ता में आएंगे तो पाई पाई का हिसाब लेंगे। सीएजी रिपोर्ट भी इस सत्र में पेश करने की बात पेश होगी 25 तारीख को। सीएजी की रिपोर्ट के जरिए बीजेपी सरकार के निशाने पर वो कथित शीश महल है जो अरविंद केजरीवाल के सीएम रहते उनका सरकारी निवास था। बीजेपी आरोप लगाती है कि इस बिल्डिंग के निर्माण में केजरीवाल ने घोटाला किया, दिल्ली की जनता की गाढ़ी कमाई को लूट लिया। बाथरूम से लेकर डाइनिंग रूम तक की तस्वीरें वायरल हुई थी। कथित शीश महल को उछालकर बीजेपी ने चुनाव में केजरीवाल की छवि भ्रष्ट नेता की बताई थी। अब 25 फरवरी को जो रिपोर्ट पेश होगी उससे केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सालों राज किया, जिनके कार्यकाल में न जाने भ्रष्टाचार के कितने ही मुद्दे हुए। इनको डर इस बात का है कि जब पहली सदन में, पहले हाउस में कैग की रिपोर्ट रखी जाएगी तो न जाने कितनों के चिट्ठे निकल के आएंगे। रेखा गुप्ता मिशन मोड में है। बीजेपी ने जो जो वादे चुनाव में किए थे उन वादों को पूरा करने की चुनौती है, लेकिन पहले दिन ही शपथ के बाद जिस तरह से पूरी कैबिनेट यमुना किनारे पहुंची, उसने दिल्ली वालों तक संदेश पहुंचा दिया कि अब बहुत कुछ बदलने जा रहा है। यमुना की सफाई रेखा गुप्ता और उनकी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। यमुना सफाई के एक्शन प्लान का इंतजार दिल्ली ही नहीं पूरे देश को है। राजधानी दिल्ली में महिला समृद्धि योजना को लेकर बवाल मचा हुआ है। विपक्षी दलों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वायदे को पूरा नहीं कर पाने के आरोप रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री के ऊपर लगाए जा रहे हैं, तो अब सीएम की ओर से भी किया गया है इस मुद्दे को लेकर पलटवार। अगर मोदी जी की गारंटी होती तो पहली कैबिनेट की बैठक में 2,500 रुपए महिलाओं को देने की स्कीम पारित होती। रेखा गुप्ता जी ने मुख्यमंत्री बनते पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झूठा साबित कर दिया। इस आरोप की बुनियाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो चुनावी वादा है जो उन्होंने 31 जनवरी 2025 को दिल्ली के द्वारका की रैली में किया था। भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट में ही बहनों के खाते में 2,500 रुपया जमा करने का फैसला क्लियर हो जाएगा। लेकिन पहली कैबिनेट में फैसला नहीं हुआ तो विपक्ष ने सरकार को निशाने पर ले लिया है। ऐसे में अब सवाल ये कि क्या वादे के मुताबिक 8 मार्च से पहले दिल्ली की महिलाओं को स्कीम की पहली किश्त मिल जाएगी? तो इसमें अभी 15 दिनों का समय है। बीजेपी के संकल्प पत्र के मुताबिक इस योजना की लाभार्थी सिर्फ गरीब महिलाएं होंगी। अनुमान के मुताबिक दिल्ली में ऐसी महिलाओं की तादाद करीब 38 लाख है, जिन्हें हर महीने 2,500 रुपए देने से सरकार को 11,000 करोड़ रुपए का खर्च आ सकता है। पहली कैबिनेट की बैठक हो गई, लेकिन 2,500 रुपए हर महीने हर महिला को देने वाली योजना पास नहीं हुई। पूर्व सीएम ने वादा खिलाफी का आरोप लगाया तो मौजूदा मुख्यमंत्री ने भी इस पर पलटवार किया। जिन्होंने दिल्ली का सर्वनाश किया, जिन्होंने दिल्ली की जनता के अधिकारों का हनन किया, जिन्होंने केवल नारे दिए, दिल्ली के लिए काम नहीं किए, आज वो एक दिन पे हम पे उंगली उठाएंगे। अभी तो महिला समृद्धि योजना की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, लेकिन जब शुरू होगी तो आवेदन ऑनलाइन करना पड़ेगा। इसके लिए नोटिफिकेशन के बाद ही रजिस्ट्रेशन होगा। दिल्ली सरकार की ज्यादातर योजनाओं के लिए ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। महिला समृद्धि योजना के तहत हर महीने 2,500 रुपए पाने के लिए आधार कार्ड, दिल्ली के निवासी होने का प्रमाण, आधार लिंक बैंक खाता और आय प्रमाण पत्र चाहिए होगा। माना यह जा रहा है कि जिन परिवारों की आय सालाना 3 लाख रुपए से कम होगी उन्हें ही इस योजना का लाभ मिलेगा। दिल्ली के चुनाव में हर पार्टी ने महिला वोटरों को लुभाने के लिए अपनी अपनी स्कीम पेश की। आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना के नाम से हर महीने 2,100 रुपए देने का वादा किया, तो कांग्रेस ने 2,500 रुपए की प्यारी दीदी योजना का वादा किया। लेकिन दिल्ली की महिलाओं ने बीजेपी की 2,500 रुपए वाली महिला समृद्धि योजना पर भरोसा किया और 48 सीटें उनकी झोली में डाल दी।
रेखा गुप्ता ने कल ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और आज एक तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीर को देखकर सोशल मीडिया पर कोई कह रहा है कि दिवाली की तरह जो सोन पापड़ी का उदाहरण दिया जाता है उसके जरिए अपनी बातों को आगे बढ़ाने की कोशिश है, तो कोई इसे सरकार की पैसे बचाने की कवायद बता रहा है। अब यह है कौन सी तस्वीर जिसको लेकर इतनी ज्यादा चर्चा है, देखिए। चेहरे बदलते गए, गुलदस्ता नहीं बदला। 1, 2, 3, 4, 5 चेहरों की लिस्ट लंबी है, लेकिन गुलदस्ता एक। सांसद रामवीर सिंह विधोड़ी हो, कमलजीत सेहरावत हो, हर्ष मल्होत्रा या बांसुरी स्वराज, ये गुलदस्ता बारी बारी सबके हिस्से आया, लेकिन जिसे मिला उसके पास एक पल भी नहीं रुका। जैसे ही गुलदस्ता खाली दिखता, कोई नया व्यक्ति आता और फोटो खिंचाने लगता। सीएम के साथ फोटो खिंचाना सबको था, लेकिन गुलदस्ता किसी के पास नहीं। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और चुनाव प्रभारी बैजयंत पांडा भी गुलदस्ते के साथ सीएम को बधाई देने आए, लेकिन यहां भी एक ही गुलदस्ते में हाथ लगाकर सबने नई मुख्यमंत्री को बधाई दी। इन तस्वीरों की एक पॉलिटिकल मैसेजिंग हो सकती है, वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले विपक्ष की तरफ से आया एक शायराना तंज देखिए। अखिलेश यादव ने लिखा, फूल है जिनका चिन्ह, वो फूल किसानों के खिलाफ हैं, दिखाते हैं 100 पर होता एक पुष्प गुच्छ का इस्तेमाल है। ये तो थी विपक्ष की राजनीति। अब इसे एक गुलदस्ते पर सत्ता पक्ष की राजनीति समझते हैं। इसके लिए आपको 8 साल पीछे जाना होगा। गुलदस्ता और बीजेपी का एक पुराना किस्सा है। पीएम मोदी की अपील के बाद साल 2017 में गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से अपील की थी कि वो पीएम के स्वागत में गुलदस्ते की जगह कोई एक फूल या किताब दें। इसके बाद नेताओं ने एक फूल देकर ही उनका स्वागत करना शुरू कर दिया था। बहुत मुमकिन है कि पीएम की इसी सोच को रेखा गुप्ता और दिल्ली बीजेपी भी आगे बढ़ा रही हो, क्योंकि राजनीति में 30 साल का अनुभव लेकर सीएम की कुर्सी पर बैठी रेखा पॉलिटिकल मैसेजिंग देने में आगे रहती हैं। अगला चुनाव बिहार में है, लिहाजा उन्होंने शपथ के दौरान मिथिला प्रिंट की साड़ी पहनी। बीजेपी की पिछली महिला सीएम सुषमा स्वराज की तरह साड़ी के ऊपर जैकेट पहना, और अब एक ही गुलदस्ते में बधाई लेकर हो सकता है कि वो फिजूल खर्च कम करने की मैसेजिंग दे रही हो। कल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की और आज महाराष्ट्र लौटते ही नागपुर में उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उनकी ओर से कहा गया है कि हल्के में लेने की भूल कोई भी कतई ना करे। अब एकनाथ शिंदे ने यह बयान दिया, जिसके बाद विपक्षी दलों का कहना है कि सीधा इशारा देवेंद्र फडणवीस की ओर है। मुझे हल्के में मत लेना, ये इशारा जिनको समझना है वो समझ ले। किसे इशारा समझाना चाहते हैं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे? जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया, सरकार को बदल दिया। शिंदे को हल्के में लेने की गलती कौन कर रहा है? एकनाथ शिंदे ने 3 दिनों में दूसरी बार हल्के में नहीं लेने वाला बयान दिया है। बुधवार को एक कार्यक्रम में शिंदे ने मराठी में बयान दिया था। उसी बयान का मतलब आज एक पत्रकार ने नागपुर में पूछ लिया। आपने कहा था कि आपको हल्के में न लिया जाए, नहीं तो आप टांगा पलट जाएंगे। इशारा किसके तरफ था? ये तो मैंने पहले ही कहा है, जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बाला साहब और दिगे साहब का कार्यकर्ता हूँ। ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए। शिंदे अपने बयान में सीधे सीधे आक्रमण उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना पर कर रहे हैं, लेकिन उद्धव की पार्टी कह रही है कि निशाना तो फडणवीस पर साधा गया है। एकनाथ शिंदे एक दिन पहले ही यानी गुरुवार को दिल्ली में थे। रेखा गुप्ता के शपथ समारोह में मंच पर दिखे। मोदी ने उनसे बात भी की थी। बाद में एनडीए की जो मीटिंग हुई उसमें भी शिंदे सबके साथ नजर आए। और अब मैं आपको दिल्ली से आई उस तस्वीर के बारे में बताती हूं जो राजनीति में कड़वी हकीकत है, लेकिन उसका एक अलग फसाना है और कुछ लोगों के लिए वो मीठी तस्वीर भी हो सकती है। शरद पवार और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आज कितनी गर्मजोशी से मिले हैं, जिसको लेकर महाराष्ट्र की सियासत में बड़े सारे सवाल इस वक्त फिजाओं में तैर रहे हैं। देखिए। पहले कुर्सी ठीक की, फिर ग्लास में पानी भरा। बताने की जरूरत नहीं है कि दोनों कौन हैं। ये तो देश की राजनीति से वाकिफ हर आदमी जानता है कि सियासी पिच पर दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। ऐसे में एक दूसरे की कुर्सी खींचने वाली राजनीति में ये तस्वीर अद्भुत है, अविश्वसनीय है और शायद अकल्पनीय भी।
तस्वीर दिल्ली की है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस मौके पर मंच पर उनके साथ शरद पवार भी मौजूद थे। एक तो कट्टर राजनीति विरोधियों की अगल बगल में कुर्सी थी और दूसरा जब शरद पवार स्टेज पर पहुंचे तो प्रधानमंत्री ने खुद उनके लिए कुर्सी ठीक की और खुद तभी बैठे जब पवार साहब आराम से बैठ गए। और अब आज का जनहित मंत्र। आपका मन जितना स्थिर और शुद्ध होगा, आपका संकल्प उतना ही मजबूत होगा। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसीलिए अपने मन को मजबूती प्रदान करें और अपनी इच्छाओं को काबू में रखें। इसी के साथ ही साथ अपने बड़े लक्ष्य की प्राप्ति की ओर खूब मेहनत से आगे की ओर बढ़ते हुए चले जाएं। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।